सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय नावा। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है भूगोल का, उसमें कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों में हमने 4 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे गहन निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि के प्रकार। देखो, गहन निर्वहन कृषि क्या है। यह खेती या कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पॉपुलेशन ज़्यादा और क्षेत्रीय खेती करने का जो एरिया है वो रहता है कम। इसका तात्पर्य हुआ कि वहाँ खेती पे दबाव ज़्यादा रहता है और इस दबाव के कारण इस खेती का नाम रख दिया है इन्होंने गहन निर्वहन कृषि। यह कृषि मुख्यतः मानसूनी एशिया में की जाती है। इस कृषि में विश्व की 1/3 जनसंख्या संलग्न है। मतलब गहन निर्वहन कृषि करने वाली जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसमें से 1/3 तो गहन निर्वहन कृषि करती है। इसमें प्रधानतः खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए होता है। यह कृषि पद्धति सदियों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान एवं अनुभव के आधारित होती है। मतलब वही परंपराओं के अनुसार इस खेती को किया जाता है जो हमारी परंपराएं चलती आ रही है। इसमें कोई वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखो, गहन निर्वहन कृषि की विशेषताएं। एक एक करके हम सभी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। पहली विशेषता, इस कृषि में फसलों का पशुपालन की अपेक्षा अधिक महत्व होता है। फसलों में भी खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। खाद्यान्नों में भी चावल का स्थान प्रथम है। चावल वर्षा वाले भागों में होता है, शुष्क भागों में जौ, ज्वार और बाजरा होता है। मतलब जो हमारी गहन निर्वहन कृषि है उसमें पशुपालन पे कम और फसलों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, उत्पादन पे। और फसलों में भी कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें। और खाद्यान्नों में भी चावल। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ चावल की खेती करते हैं और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ ज्वार, बाजरा, जौ आदि की खेती करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरी विशेषता, इस कृषि में पशुओं का स्थान गौण होता है पर पशुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य होता है कृषि कार्यों में इनका उपयोग करना। मतलब इसमें पशुपालन उतना ही किया जाता है कि उस पशुपालन का खेती कार्य में उपयोग किया जा सके। व्यापारिक या वाणिज्य के हिसाब से पशुपालन इसमें नहीं किया जाता है। मेन ध्येय क्या रहता है इसमें? खाद्यान्न फसलें। जनसंख्या की अधिकता से सभी प्रकार के कृषि कार्यों में मानवीय श्रम का अधिक उपयोग मिलता है और श्रम की तुलना में भी पूंजी की लागत है वो बहुत ही कम होती है। मतलब वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं की जाती। ज़्यादातर जो इसमें मानव श्रम का ही उपयोग होता है और जहाँ मानव श्रम का उपयोग होता है, सीधी सी बात है, वहाँ पूंजी लागत कम होगी क्योंकि मशीनें खरीदनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद चौथी विशेषता है, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग कम होता है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों, दवाइयों आदि का उपयोग भी कम होता है। सीधी सी बात है, जब खेती में पूंजी कम लगती है तो खर्चा नहीं करते, और खर्चा नहीं करते तो वही है, जो कृषि उपकरण, जो मशीनें हैं या दवाइयाँ हैं, इनका भी उपयोग नहीं करते हैं। पांचवी विशेषता है, खेत अत्यंत छोटे तथा बिखरे होते हैं। खेत होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे आकार में होते हैं और वो भी बिखरे होते हैं। एक खेत यहाँ है, दूसरा खेत 2-4 खेत छोड़ करके है, मतलब बिखरे हुए रूप में होते हैं। छठी विशेषता, प्रति एकड़ या प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होने के कारण किसान की दयनीय स्थिति होती है और किसान परिवार के जीवन निर्वहन वर्ग को भी कठिनाई से उत्पादन कर पाता है। मतलब यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो बहुत ही कम होता है। प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा होता है बट प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होता है, जिसके कारण किसान में अपने परिवार का जीवन निर्वहन भी बड़ी मुश्किल या कठिनाई से करते हैं। सातवीं विशेषता, जनसंख्या की अधिकता के कारण उत्पादन की खपत स्थानीय हो जाती है और बाज़ारों के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है। मतलब जीवन निर्वहन जो खेती है उसमें जो उत्पादन होता है वो स्थानीय खपत में खपत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीनें कम होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है,
तो प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा है बट प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है तो जो उत्पादन होता है वो स्थानीय लोग ही उसको खाने के काम में लेते हैं, तो बाज़ार के लिए ये उपलब्ध नहीं होता है। 8वां, सघन खेती के लिए खेतीहार क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। सर्वाधिक सघन खेत जापान की प्रसिद्ध है इसमें, ठीक है। अब देखो, जीवन निर्वहन कृषि में भी एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और एक है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि पर। देखो, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि को सावाहा कहते हैं या सावाहा खेती भी कहते हैं। मतलब कई बार जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें पूछ लेते हैं सावाहा कृषि क्या है, तो आप आंसर में लिख देना विद्यार्थियों, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि को ही क्या कहते हैं, सावाहा कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन के हिसाब से भी ये क्वेश्चन अच्छे हैं। आगे, यह कृषि उन भागों में की जाती है जहां वर्ष पर्यंत ऊंचा तापमान और वर्षा 200 सेंटीमीटर हो। उच्च तापमान और वर्षा 200 सेंटीमीटर हो, ये उन्हीं भागों में की जाएगी ये खेती जहाँ उच्च तापमान हो और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। आगे देखो विद्यार्थियों, भौगोलिक दशाओं की उपयुक्तता के कारण ही वर्ष में 3 बार चावल की खेती की जाती है। मतलब ये हुआ कि ये जिन भागों में खेती की जाती है चावल प्रधान खेती, ये एक साल में 3 फसलें लेते हैं। कितनी फसलें लेते हैं? 3 फसलें लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है, ज़मीन में उपजाऊपन ज़्यादा होता है, श्रम आसानी से मिल जाते हैं, तो सभी व्यवस्थाएं होने के कारण, सिंचाई की सुविधा होने के कारण वहाँ ये वर्ष में 3 बार खेती करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है मानसूनी एशियाई देश विश्व का लगभग 90% चावल का उत्पादन करता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो ये खेती मुख्यतः है वो मानसूनी एशिया में खेती की जाती है, और मानसूनी एशिया में खेती की जाती है तो जो 90% चावल है वो कौन उगाएगा? मानसूनी एशिया के देश ही उगाएंगे। अब जैसे मानसूनी एशिया के देश है वो कौन कौन कितना कितना चावल का उत्पादन करते हैं? चीन 30%, भारत 21%, इंडोनेशिया 8.5%, बांग्लादेश 5.6%, लाओस 9.5%, थाईलैंड 6.5%, म्यांमार 6%, भारत चीन 2.5% के क्षेत्र में चावल की खेती करते हैं। इसके साथ ही मानसूनी प्रदेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मिन्नम, मेकांग, यांगटी शिक्यांग, हांगो आदि नदियों के मैदान भी मिलते हैं, जिसके कारण यह खेती की जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे चावल विहीन खेती। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।